नमस्कार। अभी तक हमने हमारे आसपास के जीवों के संदर्भ में जंतु के आवास और उनके अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं हमारे आसपास के जीव। देखिए, हमारे आसपास के जीवों को हम दो श्रेणियों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। लेकिन कई बार ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। कारण कि सजीव के कुछ लक्षण है वो निर्जीव में भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कई लक्षणों में होता है। जैसे हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज़, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह ही संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, ये सभी क्या है? ये सभी जंतु सजीव है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु सजीव है? क्योंकि कई बार ये निर्णय करना आसान नहीं है। हम कह रहे हैं कि पौधे सजीव होते हैं, परंतु वे कुत्ते, कबूतर आदि की भांति चल नहीं सकते। दूसरी बात, एक कार या बस है, वो चल सकती है, लेकिन हम उनको निर्जीव कहते हैं। तो पौधे और जंतु समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि आकाश में बादल है, वो अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो हम इसका अर्थ ये तो नहीं लगा सकते कि बादल सजीव है, क्योंकि वो सजीव नहीं है। तो आखिरकार हम सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करेंगे? देखो, सजीव और निर्जीव में अंतर करने के लिए हम यहाँ कुछ लक्षणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने को दे रखा है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे उदाहरण है, कुछ ऐसे लक्षण है जिनके द्वारा हम सजीवों और निर्जीवों के अंदर आसानी से भेद कर पाएंगे। ठीक है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन है वो हमारे लिए और विभिन्न जंतुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम जानते हैं कि पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु है वो भोजन के लिए पौधों अथवा दूसरे जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी भोजन मिलेगा तो ही सजीवों को क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सभी जैविक क्रियाओं के लिए भी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सभी सजीव है उनको भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा लक्षण देखें तो क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो भी जीव है सजीव है वो समय के साथ साथ वृद्धि करेगा। ठीक है, जैसे हम अपने आप को लें, छोटे होते हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार हम बड़े भी होते रहते हैं। ठीक है, जंतुओं के बच्चे हैं वो वृद्धि करते हैं, वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुत्ते के पिल्ले हैं वो वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से चूजा बाहर निकलता है और वृद्धि करके वो भी मुर्गी या मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पौधे भी सजीव हैं, तो पौधे भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों को देखें तो कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ नवजात हैं, कुछ विकसित हैं। ये सभी क्या है? ये सभी वृद्धि की विभिन्न परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखते हैं तो उनकी लंबाई में वृद्धि मिलती है। तो इसका मतलब सभी सजीव क्या करेंगे? सभी सजीव वृद्धि करेंगे। इस प्रकार वृद्धि है वो सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, और वहीं निर्जीव वस्तु है उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। तो पहली बात जिससे आ रही है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, दूसरा कि सजीव वृद्धि करते हैं, और ये दोनों ही लक्षण है वो निर्जीव के अंदर नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट ये आ रहा है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हम सब जानते हैं कि हम खुद है वो श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर चली जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु
बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब ये वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर निकालना श्वसन क्रिया का एक अंग है। ठीक है, और ये सभी सजीवों के अंदर लगातार होता रहता है। देखिए, श्वसन में जो अंदर ली गई वायु है उसमें ऑक्सीजन ली जाती है। ध्यान रखें, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसको हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में यदि हम अध्ययन करें, प्रेक्षण करें, तो हमें उसके उदर की गति है वो दिखाई देती है। तो उदर की ये जो गति है वो मंद गति उसकी सांस लेने की क्रिया को दोहरा रही होती है। इसका मतलब हर समय सजीव श्वसन क्रिया करता रहता है। ठीक है, और श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जो सजीव भोजन ग्रहण करता है तो उस ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए भी श्वसन जरूरी है। ठीक है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन से श्वसन के माध्यम से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका अलग हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि केंचुआ है, तो केंचुए की त्वचा नम होती है और वो उस नम त्वचा के द्वारा ही सांस लेता है। इसी प्रकार मछली की बात करें तो मछली में गिल्स या गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करके श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये तो हुई जंतुओं में श्वसन की बात। क्या पौधे भी इसी प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? ठीक है, तो यहाँ विशेष ध्यान दीजिए कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं और पौधे भी श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और पौधों में श्वसन क्रिया करने का कार्य पत्तियों द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, उनके माध्यम से पौधे हवा अंदर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर दी जाती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया में पादप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश उपस्थित होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की क्रिया में पादप ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। श्वसन की क्रिया दिन और रात निरंतर दोनों समय चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने की होती है कि अक्सर हम सोचते हैं, बच्चों के दिमाग में ही बात रहती है कि दिन के समय जब प्रकाश उपस्थित होता है तो पादप प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल, खनिज, लवण लेकर वो भोजन बना लेता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ देता है। लेकिन वहीं हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पादप के अंदर जो श्वसन क्रिया है वो दिन और रात दोनों समय लगातार चलती रहती है, और भोजन बनाने की क्रिया में जो ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है वो ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार वो ऑक्सीजन का निष्कासन अधिक करता है बनिस्पत इसकी कि वो ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया निर्जीव के शरीर के अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? बिल्कुल, हम सजीव हैं, हमारे पैर में कांटा चुभता है, हम तुरंत पैर को हटा लेते हैं। कोई गर्म वस्तु का स्पर्श होता है, तुरंत अपना हाथ पैर वहाँ से हट जाता है। हम अचानक से अंधेरे कमरे में या तेज़ धूप में जाते हैं तो हमारी आँखें स्वतः ही अपने आप को संतुलित करने में लग जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम जब अपना प्यारा भोजन देखते हैं, ठीक है, तो भी हमारे मन में कुछ अलग ही उल्लास नज़र आता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं।
ठीक है, यानी वातावरण में होने वाले वे परिवर्तन जिनके प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, और उद्दीपन है वो किसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है, क्योंकि उद्दीपन और अनुक्रिया यह जो काम है, यह क्रिया है, वो निर्जीवों के द्वारा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार कई जीव हैं जो ये क्रिया दर्शाएंगे, जैसे चिड़ियाओं का कोई झुंड बैठा है या चिड़िया बैठी है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब जंगली जानवरों को तीव्र प्रकाश डाला जाता है तो भाग जाते हैं। रात्रि के अंदर रसोई घर में जब बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच वहाँ से भाग जाते हैं। यानी इस प्रकार ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएँ हैं जो केवल सजीवों के ही विशेष लक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए क्या पौधे भी इस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? बिल्कुल, पौधे सजीव हैं और पौधे भी इस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। जैसे कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि में ही खिलते हैं। ठीक है, दिन के समय उनके पुष्पों में खिलने का काम नहीं होता, केवल रात्रि में खिलते हैं। और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार सुईमुई का पौधा यानी गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियों को छूने पर वह अचानक से मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है या सिमट जाती है। इस प्रकार पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि हम एक कमरे के अंदर एक गमले में लगा हुआ पौधा रखें और ऐसे स्थान पर रखें जहां खिड़की में से धूप आ रही हो। ठीक है, तो खिड़की में से उस पौधे पर धूप आती है। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि पौधा उधर खिड़की की तरफ मुड़ जाता है जिधर से प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब सजीव है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए पौधा है वो उस खिड़की या सूर्य के प्रकाश की तरफ रुख कर लेता है या मुड़ जाता है। ठीक है, निर्जीव में इस प्रकार की प्रक्रिया या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाई जाती। अगला है सजीवों में उत्सर्जन। ठीक है, देखिए सभी सजीव है वो जो भोजन ग्रहण करते हैं उस सारे भोजन की मात्रा उनके शरीर के द्वारा काम में नहीं ली जाती। ठीक है, उस भोजन का केवल कुछ ही भाग है वो शरीर उपयोग करता है और अंत में जो भोजन का पचा हुआ भाग है, जो शेष भाग है, वो अपशिष्ट कहलाता है। तो जितना भोजन वो ग्रहण करते हैं उसमें से कुछ ही भाग का वो शोषण कर पाते हैं और शेष भोजन का पचा हुआ भाग या शेष भाग अपशिष्ट कहलाता है। उस अपशिष्ट को वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यानी जीव के शरीर में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निकालने को या निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो जंतुओं में यह उत्सर्जन की क्रिया होती है, क्या पादपों में इस प्रकार के उत्सर्जन की क्रिया होती है? बिल्कुल, कुछ पौधों में देखिए यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है वो स्राव के रूप में होता रहता है। जैसे कुछ पौधों में गोंद बाहर आता है तो कुछ में लेटेक्स या रबर क्षीर या दूध जैसा पदार्थ बाहर आ जाता है। इस प्रकार पादपों और जंतुओं में उत्सर्जन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो सजीवों का एक सामान्य लक्षण है, जबकि उत्सर्जन की क्रिया किसमें नहीं पाई जाती? निर्जीव के अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल। ठीक है, देखिए सजीव होगा वो प्रजनन करेगा। पक्षी अंडे देते हैं, उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने समान नया जंतु उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे जंतु हैं जो अंडों के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं और कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपने समान शिशु को ही जन्म देते हैं और धीरे धीरे वो वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो पौधे भी इस प्रकार देखिए प्रजनन करते हैं, बस उनके जनन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है? बीजों के द्वारा जनन होता है। ठीक है, यानी कुछ पौधों में बीजों के द्वारा प्रजनन होता है। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, उनको हम मिट्टी में डालते हैं
उनको पानी देते हैं, प्रकाश उनको मिलता है, मिट्टी से पोषण ले लेते हैं और वो अंकुरित हो जाते हैं और नए पादप के रूप में बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम ये मान के चलें कि केवल बीज ये काम कर पाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बीज के अतिरिक्त पौधे के कायिक भागों द्वारा भी नया पादप उत्पन्न होता है। जैसे आलू है, उसके कलिका वाले भाग को, जिनको हम साधारण रूप में आँख कहते हैं, उसको काट कर लगा दें तो नया पौधा बन जाता है। इसी प्रकार पौधे की कलम काटकर भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हमें ध्यान ये रहना चाहिए कि निर्जीवों में इस प्रकार की गतिविधि या इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी प्रजनन की क्रिया निर्जीव में नहीं पाई जाती। अगला बिंदु है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हम पौधे और जंतु उनको क्या करें कि ये सभी सजीव है। ठीक है, लेकिन पौधा सामान्यतः भूमि में जकड़े रहता है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, परंतु विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि जल, खनिज लवण और संश्लेषित खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ तो बनाता है, वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार पौधे में गति का लक्षण पाया जा रहा है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण तो एक समान है, जिनकी हम ऊपर चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ अलग है। लेकिन सजीवों का एक सामान्य लक्षण है और वो है मृत्यु, यानी हर जीव की मृत्यु होती है। ठीक है, यानी सजीव का एक सामान्य लक्षण है और वो है मृत्यु, यानी हर जीव की मृत्यु निश्चित है, वो एक अटल सत्य है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हर जीव की मृत्यु निश्चित है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न कर सकें। यदि वो संतान उत्पन्न करेंगी तो उनकी पीढ़ियां बची रह सकेगी। लेकिन एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना मर भी सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन की क्रिया होती रहती है। इस प्रकार प्रजनन के माध्यम से वो अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं। लेकिन सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी सामान्य लक्षणों की बात करें तो सजीवों में सभी को भोजन की आवश्यकता होगी, सभी श्वसन करते हैं, सभी सजीव सर्जन करते हैं, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सभी सजीव में प्रजनन क्रिया होती है, सभी सजीव गति करते हैं और सभी सजीव वृद्धि करते हैं और साथ साथ सभी सजीवों की मृत्यु भी होती है। कुछ हम ऐसी निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें कुछ लक्षण है वो दिखाई देते हैं, जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी आदि का जल है वो गति करता है। आकाश में चंद्रमा गति करता है। देखते देखते एक बादल का आकार बड़ा हो जाता है। क्या हम इन चीज़ों को इनके आधार पर सजीव कह सकते हैं? नहीं, हम इनको इन चीज़ों के आधार पर सजीव नहीं कह सकते, क्योंकि सजीवों में वो लक्षण जो हमने ऊपर पढ़े हैं, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ये सभी निर्जीव वस्तुओं में दिखाई नहीं देते। ठीक है, यानी निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते, इसलिए वो सजीवों से अलग है। ठीक है, क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल, हमें सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। लेकिन कई बार हम ये जानने में बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि ये सजीव हैं या निर्जीव है, ये कौन सी गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम ये नहीं बता पाते। जैसे एक दुकान में भंडार की बात करें, ठीक है, यानी एक दुकान के अंदर भंडार की बात करें, क्या मूंग के बीज है उनमें। अब क्या मूंग के बीज भंडार में रखे तो क्या वो सजीव हैं? क्योंकि बीज में कोई वृद्धि तो होती नहीं है, परंतु जीवन के कुछ लक्षण तो उसमें दिखाई देते हैं। कैसे?
जब उसी भंडार में जब हम उनके अंदर हाथ डालते हैं बीजों के अंदर, तो बीज क्या करते हैं, गर्म होते हैं। अब गर्म होते हैं इसका मतलब उनमें कुछ न कुछ क्रिया ऐसी हुई है जो सजीवों के माध्यम से होती रहती है, तो इसका मतलब कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन उसी बीज को जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, मिट्टी में डालने से पानी प्राप्त करके, प्रकाश प्राप्त करके, अन्य पोषण प्राप्त करके वो वृद्धि करता है और वो पूर्ण जीव बन जाता है। इस प्रकार वो सजीव के लक्षणों को दिखा देता है, यानी उस स्थिति के अंदर उसमें जीवित के लक्षण आ जाते हैं। तो हम क्या कहें, फिर जीवन क्या है? देखिए, गेहूं की बोरी में भी अपना हाथ डालें तो गर्मी का अनुभव करेंगे, यानी कहने का मतलब बीज की बोरी में हाथ डाले तो हम गर्मी का अनुभव करेंगे। अब ये गर्मी क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। तो हम ये जान सकते हैं कि बीजों में भी शोषण की क्रिया चलती रहती है, जबकि अन्य जैव क्रियाएं उतनी सक्रिय उसके अंदर नहीं है। तो संभवतः हमारे प्रश्न कि आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जीवन बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस लेसन के अंदर पादपों के आवास, उनके अनुकूलन, उनके जैव और अजैव घटकों के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने इस पार्ट के अंदर सजीव और निर्जीव के बीच किस प्रकार के अंतर होते हैं और ऐसे क्या अंतर है जो निर्जीव को सजीव से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, इस प्रकार की बातों को हमने जाना है। अब चलते चलते हम इसमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, कोई पौधा या जंतु जिस परिवेश में रहता है वही उसका आवास कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित होता है? ठीक है, यानी कैक्टस है वो एक मरुस्थलीय पादप है। देखो, मरुस्थलीय पादप कैक्टस में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है, क्योंकि कैक्टस में पत्ती जैसी जो संरचना दिखाई देती है वो वास्तव में तना होता है। ठीक है, अब पत्ती तने में रूपांतरित हो जाती है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तना ही करता है और तना एक मोटी मोम की परत से ढका रहता है, जिसके कारण जल संरक्षण में उसको मदद मिलती है और जल बहुत कम नुकसान हो पाता है, इसलिए वो रेगिस्तान में अपना जीवन यापन कर पाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है, पौधे और जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास में रहने योग्य बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। ठीक है, पौधे और जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास में रहने योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को, यानी स्थल पर पाए जाने वाले हैं इसलिए वो आवास कहलाएगा स्थलीय। हमने दो आवास के बारे में पढ़ा, स्थलीय और जलीय। तो स्थल पर पाए जा रहे हैं इसलिए वो आवास क्या हो गया? स्थलीय। तीसरा है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं। तो जल में रहने वाले आ गया, इसका मतलब वो कौन से हो गए? जलीय। कैसा आवास हो गया? जलीय आवास हो गया। ठीक है, चौथा है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक है। यानी हमने दो घटकों के बारे में बात की, जैव और अजैव। तो जिसमें जीवन है वो जैव घटक, जिसमें नहीं है वो अजैव घटक। तो मृदा, जल, वायु क्या है? ये अजैव घटक है। और नेक्स्ट है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वो परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये 3 प्रश्न पूरे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं? ठीक है, यानी हमें इनमें
निर्जीव वस्तुओं को तलाश करना है। सबसे पहला दे रखा है हल। देखिए हल क्या है, हल एक निर्जीव है, ठीक है। दूसरा जैसे छत्रक है, देखिए छत्रक जिसको हम कवक, फुंगी, सांप की छतरी आदि नामों से जानते हैं, वो एक पादप है, ठीक है, जिसमें पर्णरहित नहीं होता लेकिन वो सजीव है, ठीक है। अब अगला नाम आ रहा सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन भी क्या है, एक निर्जीव है, ठीक। अगला नाम है रेडियो। रेडियो भी क्या है, निर्जीव है। नाव भी क्या है, निर्जीव है। लेकिन जलकुंभी एक पादप है और केंचुआ एक जंतु जीव है। इस प्रकार ये छत्रक, जलकुंभी और केंचुआ ये तो सजीव है, बाकी हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव ये क्या हो गए, ये हो गए निर्जीव वस्तुएं। पांचवा प्रश्न है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें जीवों के दो समान लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें निर्जीव वस्तु का उदाहरण देना है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु का उदाहरण दें, उनमें उदाहरण लें बादल, जिसका हमारे पास अभी पाठ में जिक्र भी आया है कि बादल। अब बादल में ऐसा क्या लक्षण है जो सजीव में होता है। देखो एक तो बादल क्या है, हमने कहा कि बादल देखते देखते वृद्धि कर लेता है। दूसरा, बादल देखते देखते गति करने लग जाता है। इस प्रकार वृद्धि और गति ये निर्जीव वस्तु बादल में पाए जाने वाले दो समान लक्षण है जो सजीव के समान होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें हमें उन चीज़ों की पहचान करनी है जो वर्तमान में तो निर्जीव है लेकिन किसी समय वो क्या थी, सजीव का हिस्सा थी। जैसे सबसे पहला भाग है मक्खन। मक्खन है वो पहले सजीव का ही भाग था और अब वो क्या है, निर्जीव है। इसी प्रकार चमड़ा भी सजीव का भाग था लेकिन अब क्या है, निर्जीव है, ठीक है। मिट्टी है वो निर्जीव ही है। ऊन जानवरों से प्राप्त करते हैं तो वो भी क्या है, पहले सजीव का हिस्सा थी लेकिन अब निर्जीव है। खाद्य तेल भी क्या है, पादपों से निकालते हैं तो वो भी पहले क्या थे, सजीव का अंश थे, ठीक है। सेब ये एक फल है जो पादप का उत्पाद है। रबड़ ये भी एक पादप का उत्पाद है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये सजीव थी, ठीक है। अब बची क्या, मृदा, बिजली का बल्ब, नमक, ये चीज़ें सजीव नहीं थी, ठीक है, ये निर्जीव थी और निर्जीव ही हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न में दिया गया है, सजीवों के विशेष लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। हमने इस पाठ के अंतिम हिस्सों के अंदर हमने कई विशिष्ट लक्षण देखे हैं और वो सभी लक्षण क्या है, सजीवों के लक्षण हैं, ठीक है। तो हम उन सभी सजीवों के लक्षण को यहाँ लिख सकते हैं कि सजीवों के क्या क्या लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन देखें, यह है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, ठीक है। सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया होती है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, ठीक है, और सभी सजीव गति करते हैं। इस प्रकार की ये क्रियाएं हैं वो सभी सजीवों के अंदर दिखाई देते हैं। तो हम इन्हीं लक्षणों को लिखकर बता सकते हैं कि सजीवों के अंदर ये सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। देखिए संकेत में दिया गया है कि घास स्थल आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए घास के मैदानी क्षेत्रों में जो रहने वाले जंतु हैं उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए तेज़ गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि घास के मैदानी क्षेत्रों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम है। शेर तथा हिरण ऐसे जीव हैं जो घास स्थल में रहते हैं और शेर एक शक्तिशाली जीव है और हिरण जैसे जानवरों को शिकार करके अपना भोजन बनाता है।
तो शेर की गति है वो उसे शिकार तक पहुंचाने में योगदान देती है। ठीक है, इसके विपरीत जो हिरण है उसकी तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में मदद करती है। इस प्रकार घास स्थल में जीवन के लिए जंतुओं की गति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ हमारे ये पाठ उसके प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।